नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, जिसके दौरान ही पहले बच्चों को ये सब चीज़ें बता दी गई हैं, उसके बाद बच्चों के सामने ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसको आप लास्ट तक देखें। निसंदेह रूप से आपको कोई भी लॉ का एग्ज़ाम है जहाँ पे आईपीसी आपके क्वेश्चन के रूप में आती है, आपको निसंदेह रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो हम आज क्या पढ़ा रहे हैं आपको, आईपीसी 1860, और हमारी क्लास ये आईपीसी की 56वीं क्लास है, 56 क्लास है। और इसमें हम आपको कुछ अपराधों के बारे में, जनरली वो अपराध जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन यहाँ से देखा गया कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो हम बताने जा रहे हैं आपको कूट रचना, जिसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फोर्जरी, है ना। फोर्जरी, तो फोर्जरी शब्द हम उपयोग करते रहते हैं। फिर है आपका मिथ्या दस्तावेज रचना, मतलब मिथ्या दस्तावेज की रचना किस तरह की जा सकती है। फिर हम बताएंगे कूट रचना का दंड है। फिर हम आगे कुछ बताएंगे जैसे कि कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की क्या परिभाषा है, माने किस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को हम जो है वो कूट रचित अभिलेख या दस्तावेज कहेंगे। फिर कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना, जैसे हमको कोई जानकारी है कि ये दस्तावेज जो है मिथ्या है, लेकिन उसको असली के रूप में हम जो उपयोग लाते हैं तो हमको जो है वो हम भी दंड के भागी होंगे। उसमें दंड का क्या प्रावधान है ये हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिविल जज एडीपीओ की क्लास है और कूट रचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्जरी, है ना। तो फोर्जरी काफ़ी फेमस शब्द है, हम लोग आम चाल की भाषा में फोर्जरी शब्द यूज करते हैं। तो फोर्जरी मतलब कि कोई हम नकली डॉक्यूमेंट बना देते हैं। नकली डॉक्यूमेंट बनाना ही जो है वो फोर्जरी है ना। जिससे हम नकली डॉक्यूमेंट बना करके और लोगों के संग जो है वो कपट करते हैं, छल करते हैं, उनसे कोई पैसा लेते हैं, कोई समझा करवाते हैं, है ना, उनको धोखा देते हैं या कोई संपत्ति बेच देते हैं। तो यही आपका अपराध है, बहुत सिंपल अपराध है। तो चलिए, धारा 463 में कूट रचना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आपका जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इसके किसी भाग की क्या करता है, निम्नलिखित आशय से, है ना, रचना करता है, वह क्या करता है, कूट रचना करता है। माने कि निम्नलिखित हमने 1 2 3 4 5 माने 5 उद्देश्यों से कोई व्यक्ति जो है वो कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका कोई पार्ट, है ना, कोई भाग इस आशय से करता है अगर, तो वो कौन सा अपराध करता है, वो अपराध करता है कूट रचना का, अर्थात फोर्जरी करता है। तो वो कौन कौन से उद्देश्य है, जैसे कि ऐसा उद्देश्य है उसका, क्या इंटेंशन है कि लोग को, है ना, लोग माने कि आम जनता को और या किसी व्यक्ति विशेष को, है ना, क्या किया जाए, नुकसान या क्षति की जाए, नुकसान या क्षति की जाए। दूसरा देखते हैं हम, तो किसी दावे या हक का, किसी दावे या हक का जो है वो क्या किया जाए, समर्थन किया जाए। माने किसी दावे या हक के समर्थन में कोई नकली वो दस्तावेज बना देता है। तीसरा है आपका, यह किया जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो संपत्ति जो है वो अलग कर दे, है ना, जैसे कि नकली विक्रय पत्र बना दिया जाए, है ना। जैसे किसी के पिताजी खत्म हो गए, उनके पिताजी के नाम से हमने पुराना विक्रय पत्र बना दिया, वो संपत्ति किसके पास थी, जो मृत व्यक्ति थे, पिताजी थे, उनके लड़के के पास थी। तो उससे कहे भैया तो पिताजी आपके बेच गए संपत्ति, ये तो हमको बेच गए हैं, ये देखो विक्रय पत्र है, जबकि विक्रय पत्र कैसा है, फर्जी है। तो बोले कि भाई पिताजी बेच गए, उनकी अंतिम इच्छा थी, बेच गए भाई, जो कर गए वो, तो उनकी तो हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ठीक भाई ले लो। तो क्या कर दिया, अलग कर दिया ना। उस व्यक्ति ने, जो बेटा था, उसने संपत्ति क्या कर दी, अपने से अलग कर दी। किसको दे दी, जो फोर्जरी कर रहा था, जिसने फोर्जरी की, उसको दे दी कि लो भैया तुम्हारे नाम से विक्रय कर गए थे, तुम इसको ले लो, है ना। फिर अगला देखते हैं कि कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे, माने ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई दस्तावेज बनाए जिसके माध्यम से कोई अभिव्यक्ति, माने कि लिखित रूप से, या विवक्षित मतलब हो सकता है कि संविदा लिखित नहीं है लेकिन एक संविदा के रूप में वो मानी जाती है। तो हम विवक्षित संविदा के बारे में आपको, जब हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे आपको। या कपट किया जाए, तो बड़ी सिंपल परिभाषा है। कूट रचना में क्या होता है कि कूट रचना में जो अभियुक्त है वो कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका कोई पार्ट को निम्नलिखित आशयों से जो है वो उसकी क्या करता है, तैयार करता है। तो वो क्या करता है, कौन सा अपराध करता है, वो कूट रचना का अपराध करता है।
चलिए कूट रचना किस माध्यम से होती है, तो जैसा कि स्पष्ट है इसमें कि कूट रचना के लिए जो है वो दस्तावेज तैयार करना जरूरी है, माने नकली दस्तावेज तैयार करना जरूरी है। तो नकली दस्तावेज कैसे तैयार किए सकते हैं, वो कहाँ बताया गया है, आगामी धारा 464 में, है ना। 464 में ये बताया गया है कि नकली दस्तावेज जो है वो कैसे तैयार किए जा सकते हैं। तो उसमें देखते हैं हम क्या लिखा है कि बेईमानी से या कपटपूर्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों शब्द आए हुए हैं आपके साथ में, है ना। बेईमानी से भी आया है और कपटपूर्ण भी आया है। तो बेईमानी या कपटपूर्ण आशय से निम्न 3 प्रकार से मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना की जा सकती है। वो 3 माध्यम कौन से हैं, तो पहला माध्यम यह है कि हमने कोई दस्तावेज है या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसको नए स्तर पर तैयार कर दिया, हमने निष्पादित कर दिया, सिग्नेचर कर दिया उसमें, है ना, मुद्रांकित कर दिया। तो किसी दस्तावेज को नए स्तर पर तैयार करना, तो इस तरह से दस्तावेज नकली कहलाएगा ये। फिर दूसरा है कि मौजूदा दस्तावेज, कोई दस्तावेज है उसके किसी महत्वपूर्ण भाग में, तात्विक भाग में हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन कर दिया, जबकि परिवर्तन करने का हमको अधिकार नहीं था। तो जैसे कि मान लीजिए कोई हमको एक चेक है, किसी व्यक्ति ने हमको एक चेक दिया, चेक कितने का था आपका, 10,000 रुपये का था। हमने क्या किया, उसमें एक जीरो और बढ़ा दी। जब एक जीरो बढ़ा दी कितना हो गया, वो 1 लाख हो गया, है ना, 1 लाख। तो इस तरह से हमने क्या किया कि चेक तो नहीं बनाया हमने, नकली चेक नहीं बनाया हमने, उस चेक के तात्विक भाग, महत्वपूर्ण भाग में हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। तो मौजूदा अभिलेख के तात्विक भाग में परिवर्तन करके, है ना, फर्जी ढंग से परिवर्तन करके भी नकली दस्तावेज की रचना की जा सकती है। फिर तीसरा हमने लिखा है इसमें कि कोई व्यक्ति जो चित्र विकृत है या मत व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इनकी समझ जो है वो बहुत विकसित नहीं होती है ना। तो इनको धोखे में रख करके और इनके माध्यम से कोई दस्तावेज जो है हम तैयार करवा लेते हैं। जैसे किसी पागल व्यक्ति से कि भाई इसमें सिग्नेचर कर दो, ये तुम्हारे अस्पताल का बिल है ना, जमा करना है। जबकि वास्तव में क्या कर रहे हैं, वास्तव में उस पागल व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने नाम करवा रहे हैं। तो इस तरह की घटना भी जो है वो से अगर कोई कार्य किया जाता है और कोई दस्तावेज की रचना की जाती है, तो वो दस्तावेज कैसा कहलाएगा, मिथ्या दस्तावेज कहलाएगा। फिर इस धारा 464 में दृष्टांत दिए गए हैं बहुत सारे। तो हमारे पास समय अभाव है, बच्चों को हमने कुछ बताया है दृष्टांत, लेकिन इस वीडियो में हम दृष्टांत वो आपको नहीं बता सकते हैं। तो कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, तो इस दृष्टांत को निसंदेह रूप से आप देख लें, एग्जाम में दृष्टांत आपके आते हैं। तो धारा 464 में जो भी दृष्टांत दिए गए हैं उसको 1-2 बार आप जो है वो पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकते हैं आपके। फिर हम चलते हैं स्पष्टीकरण। तो धारा 464 में जो है वो 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो एक पहला कहा गया है कि अभियुक्त का अपने नाम से स्वयं हस्ताक्षर करना, अभियुक्त का अपने नाम से स्वयं हस्ताक्षर करना जो है वो कूट रचना हो सकता है। जैसे कोई अभियुक्त से कोई मिलता जुलता नाम है, तो वो उसके हस्ताक्षर की नकल न करके अपने हस्ताक्षर कर दे और ये साबित करे कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं, बल्कि ये हस्ताक्षर किसके हैं, उस व्यक्ति के हैं, उस व्यक्ति के हैं जिसके नाम से दस्तावेज तैयार है ये। तो इस प्रकार से ये संभव है कि अभियुक्त का अपने नाम से स्वयं हस्ताक्षर करना कूट रचना हो सकता है। दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कल्पित माने काल्पनिक, माने इस नाम कोई व्यक्ति है ही नहीं, या मृत व्यक्ति के नाम से मिथ्या दस्तावेज की रचना करना। तो कोई काल्पनिक नाम के व्यक्ति के नाम से दस्तावेज की रचना करना, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से रचना करना, जैसे कोई व्यक्ति मर गया है ना, और हमने क्या किया, उसके नाम से जो है एक वसीयत तैयार कर दी, एक वसीयत हमने जो है वो तैयार कर दी। तो ये आपका क्या होगा, मिथ्या दस्तावेज रचना कहलाएगा, है ना। फिर हम चलते हैं आगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात कही गई है धारा में, बार बार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात कही गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का क्या मतलब निकाला जाएगा, तो इसका वही मतलब निकाला जाएगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2(2) में है ना। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम से कि धारा 363 वो धारा 464 में 300 में जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का क्या मतलब समझें हम,
तो इसका हम वही मतलब समझें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 22 में है। तो यहाँ आपका ये आंसर है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के 2-3 विकल्प बना के देगा आपको। सही विकल्प क्या है? धारा 22 फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि धारा 463, 464 में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शब्द जोड़े गए हैं, क्योंकि बाद में जोड़े गए हैं, तो ये कैसे जोड़े गए हैं? तो धारा 463, 464 में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शब्द जो है वो जोड़े गए हैं, ये किसके द्वारा जोड़े गए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा, है ना, ये जोड़े गए हैं, प्रतिस्थापित किए गए हैं। और ये कब से लागू हुए हैं? तो 17 अक्टूबर 2000 से, है ना, 17 अक्टूबर 2000 से ये प्रभावी हुए हैं। तो ये कब जोड़े गए? 2000 में जोड़े गए। किस एक्ट द्वारा जोड़े गए? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा जोड़े गए। चलिए हम बात करते हैं कूट रचना की। तो कूट रचना का, अगर कोई व्यक्ति कूट रचना करता है ना, तो उसको दंड क्या होगा? तो कूट रचना का दंड कितना है? धारा 465 में है। तो ये धारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये धारा पूछी जा सकती है कि कूट रचना का दंड जो है वो किस धारा में है? तो धारा 465 में है। और दंड कितना है? तो 2 वर्ष तक का कारावास। और कारावास जो है वो सादा या कठोर हो सकता है। माने 2 भांति कारावास होता है, सादा या कठोर। तो या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है ना। और या जुर्माना, है ना, या जुर्माना, कि भाई जुर्माना देके न्यायालय छोड़ सकता है या दोनों दे सकता है न्यायालय। माने कि कारावास भी दे सकता है और जुर्माना भी दे सकता है। चलिए अगला धारा देखते हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 470। धारा 470, तो इसमें जो है वो कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है? तो इस शब्द की परिभाषा दी गई है। माने कौन से दस्तावेज जो है वो कूट रचित दस्तावेज कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? आपकी धारा 470 में दी गई है। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो कहा गया है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसे मिथ्या रूप से, फर्जी रूप से जो है वो पूर्णतः या अंशतः इसकी रचना की गई है। जैसे हमने कोई नकली विक्रय पत्र तैयार करवा लिया, विक्रय पत्र तैयार कर दिया, तो ये विक्रय पत्र किस तरह का दस्तावेज है? ये कूट रचित दस्तावेज की श्रेणी में आएगा, है ना, कूट रचित दस्तावेज की श्रेणी में। जैसे मान ली कोई वसीयत है, हमने उस वसीयत को, नकली वसीयत किसी की तैयार कर दी, तो वो क्या कहलाएगी? कूट रचित वसीयत कहलाएगी। माने कूट रचित दस्तावेज है वो वसीयत, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो 471 धारा है आपकी। तो 471 में जो है वो ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो ये जानता है कि कोई दस्तावेज जो है वो फर्जी है, नकली है ये, या इस बात का विश्वास रखने का कारण रखते हुए, है ना, कि ये फर्जी है, वो क्या करता है? उसका असली रूप में उपयोग करता है। तो वो भी अपराध करता है, वो भी एक अपराध है। और उसकी सज़ा किस तरह की होगी? तो सज़ा कैसी होगी उसकी? जो सज़ा कूट रचना की है, जो सज़ा जो है कूट रचना की है। और कूट रचना की सज़ा हमारी जो कहाँ पे है आपकी? ये है धारा 465 में है। तो कितनी है? 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो यदि कोई व्यक्ति जो जानते हुए कि कोई दस्तावेज फर्जी है, मिथ्या है, उसका असली के रूप में उपयोग करता है, तो वो भी अपराध है। और उसकी सज़ा कितनी क्या है? उसकी सज़ा वही सज़ा है जो कूट रचना की सज़ा है। माने जो व्यक्ति उन दस्तावेज की कूट रचना करता है, उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलती है, वही सज़ा जो है वो इस व्यक्ति को भी मिलेगी जो जानते हुए जो है वो कि दस्तावेज फर्जी है और उसका असली के रूप में क्या करता है? उपयोग करता है। तो मेरा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और बहुत ही कठिन टॉपिक माना जाता है। ये परिभाषाएं बहुत कठिन हैं, इनको मैंने अपने शब्दों में और सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के समझाने का प्रयास किया है। तो मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप हमको मैसेज द्वारा बताएं। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये हमारी क्लास निःशुल्क है, तो आप इसको जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो निसंदेह रूप से बहुत कम फीस रखी है हमने, 1000 मंथली फीस रखी है। तो आप आकर के यहाँ पे डेमो ले सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।